नमस्कार मित्रों, आज हम लोग प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे, समझेंगे कि क्या उनके पावर्स होते हैं, क्या उनके फंक्शंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई एकदम सिंपल टॉपिक है, रीडिंग भी दे लीजिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से। देखिए, प्रधानमंत्री तो हमारे यहाँ जैसा कि प्राइम मिनिस्ट्रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं, इसलिए प्रधानमंत्री जो होते हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। वहाँ अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हेड, दो ऑफिशियल हेड भी होते हैं और नॉमिनल हेड भी होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ गवर्नमेंट का हेड प्रधानमंत्री होते हैं, स्टेट राष्ट्र का हेड राष्ट्रपति साहब होते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनका जो अपॉइंटमेंट होता है या फिर कह लीजिए शपथ ग्रहण प्रेसिडेंट द्वारा किया जाता है। शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा। देखिए, आप प्रधानमंत्री तभी बन सकते हैं चाहे तो आप लोकसभा के मेंबर हो या फिर राज्यसभा के मेंबर हो, दोनों में से कोई एक आप बन सकते हैं। और अगर मेंबर नहीं है तब भी बन सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको लोकसभा से या राज्यसभा से कहीं एक जगह से आपको जाना, सांसद बनना पड़ेगा। जैसे कि नरेंद्र मोदी साहब है, वो वाराणसी से सांसद है, यानी कि लोकसभा के मेंबर है। और इसके पहले जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा से चुने गए थे। उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा था, बहुत विद्वान पुरुष थे मनमोहन सिंह, कभी उनके बारे में वीडियो बनाऊंगा। ऑफिस पीएमओ, जो प्रधानमंत्री का ऑफिस होता है उसे पीएमओ कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। बहुत खतरनाक ऑफिस होता है। इंडिया में अगर सबसे तेज कोई सरकारी ऑफिस काम करता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है। इसके अंदर बहुत सारे आईएएस आईपीएस काम करते हैं। प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल होता है वो भी 5 साल का ही होता है। इंडिया में चाहे तो मुखिया रहिए चाहे तो प्रधानमंत्री रहिए, जो आपका कार्यकाल होगा वो 5 साल का ही होगा। पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द कंट्री, चीफ हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो हमने जाना है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है उसका जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर साहब होते हैं। कोई भी डील, कोई भी एग्रीमेंट वो प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही होता है। पोर्टफोलियो एलोकेशन, PM has authority to assign respective portfolio to ministers। अब देखिए, प्रधानमंत्री साहब को ये पावर होता है कि वो मंत्रालय, कौन मंत्रालय किसको देना है, वो प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा निर्णय इसका लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि अब हमको मन कर गया कि वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमन से छीन लिया जाए और स्मृति ईरानी को दे दिया जाए, तो मेरे चाहने से नहीं होगा। वो प्रधानमंत्री जब चाहेंगे, उनका विवेकाधिकार है, वो चाहेंगे जब ये निर्णय ले सकते हैं। चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, जो कैबिनेट होती है उसका चेयरमैन भी होते हैं, वो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। मंत्रिमंडल, अभी वर्तमान में जितने लोकसभा का सीट है उसका 15% टीम मेंबर बन सकता है मंत्रिमंडल का। उसके बाद चेयरमैन ऑफ द ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंट्री, किसी जब इंटरनेशनल ट्रीटी, इंटरनेशनल मीटिंग होती है, जब देश के जो रिप्रेजेंट करते हैं, देश को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो प्रधानमंत्री साहब ही करते हैं, राष्ट्रपति साहब उसमें हिस्सा नहीं लेते हैं। इसीलिए जो प्रधानमंत्री साहब होते हैं वो एम्बेसडर ऑफ द कंट्री भी होते हैं। In the case of cabinet minister is not appointment for the respective ministry, the PM is the head of that ministry। अब इसको समझिए, मान लीजिए कि वित्त मंत्री किसी कारणवश इस्तीफा दे दिए, तो वित्त मंत्रालय का जितना भी काम होगा वो प्रधानमंत्री की निगरानी में होगा। उसका डायरेक्ट पीएमओ ऑफिस चला जाता है कमान। अगर मान लीजिए कोई भी मंत्रालय खाली रह गया, और ऐसा बहुत सारे मंत्रालय रहते हैं जो खाली रहते हैं, तो उनका काम डायरेक्ट पीएमओ से होता है। हेड, PM is the head of many organization program like न्यूक्लियर प्रोग्राम, नीति आयोग, इसरो। तो देखिए, कुछ ऐसे संवेदनशील संस्था होती है जिसकी निगरानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही किया जा सकता है। जैसे कि आपको हो गया इसरो। अब इसरो तुरंत एकदम फास्ट वर्किंग चाहिए, उसे ऑन डिमांड, और डिमांड करे किसी चीज का उसे तुरंत प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ऐसे संवेदनशील प्रोग्राम जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया, अब मान लीजिए कि दे दिए न्यूक्लियर बम के लिए अपना मंत्रालय, वो मंत्री साहब कह दिए फेंक दो न्यूक्लियर, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए जिम्मेदार नेता चाहिए। इसीलिए ये सब सारा प्रोग्राम, नीति आयोग के भी चेयरमैन होते हैं। तो इन सारा संवेदनशील मुद्दा पर प्रधानमंत्री साहब खुद निर्णय लेते हैं और उसकी निगरानी पीएमओ ऑफिस से होती है। चीफ एडवाइजर, जो राष्ट्रपति साहब का चीफ एडवाइजर रहता है वो प्रधानमंत्री साहब होते हैं। कि प्रधानमंत्री साहब के सलाह के बिना राष्ट्रपति साहब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक बात और याद रखिएगा आप लोग, जब सरकारें मजबूत होती है तो राष्ट्रपति साहब ऑटोमेटिक कमजोर हो जाते हैं,
लेकिन जब सरकारें कमजोर होती है तो राष्ट्रपति साहब मजबूत हो जाते हैं। जैसे, और ये बात सुप्रीम कोर्ट पर भी लागू होती है, जब सरकार मजबूत है तब सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था सज्जन सिंह मामला, सज्जन सिंह मामला में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया। उसका एक सबसे बड़ा कारण था कि उस समय प्रधानमंत्री नेहरू साहब थे, और नेहरू साहब का लोकसभा में बहुमत, राज्यसभा में बहुमत, स्टेट में कांग्रेस की सरकार, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट कमजोर थी। लेकिन 1967 में जब इंदिरा गांधी जीत कर आई तो वो हल्के मार्जिन से जीती थी। मोरारजी देसाई से भी उनके संबंध अच्छे नहीं थे, तो ऑटोमेटिक आप देखिए कि गोलकनाथ केस में सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। लेकिन फिर जब 71 में प्रीवी पर्स जैसे मुद्दे, गरीबों की सहानुभूति जब जीत लिया इंदिरा गांधी ने और फिर से आई सरकार में, तब मजबूती के साथ आई, 352 सीट उन्हें मिले थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कमजोर हो गया। तो आप देखिएगा केशवानंद भारती केस में इन राय डिसीजन वो सरकार के पक्ष में गया था। कैन रिजाइन एनी टाइम, सजेस्ट प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व कैबिनेट। जैसे ही प्रधानमंत्री साहब रिजाइन दे देंगे, लोकसभा तुरंत भंग हो जाएगी। इसीलिए, और फिर मान लिए कि आज प्रधानमंत्री साहब इस्तीफा दे दिए, फिर कल नया प्रधानमंत्री साहब शपथ ले लिए उसी पार्टी के, तो फिर से नया कैबिनेट बनेगा, सारे कैबिनेट की मेंबर्स की फिर से शपथ ग्रहण होगा। मान लिए कि आज नरेंद्र मोदी साहब इस्तीफा दे देते हैं और फिर भाजपा की कोर कमेटी द्वारा यह डिसीजन ली जाएगी कि योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सरकार में भी थे और योगी आदित्यनाथ के सरकार में भी रहेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ, जो अमित शाह है, उनको वापस योगी आदित्यनाथ सरकार में शपथ लेना होगा तुरंत। पहले की लोकसभा भंग हो जाएगी, नई लोकसभा बनेगी। लेकिन अगर होम मिनिस्टर साहब इस्तीफा देते हैं तो लोकसभा भंग नहीं होगी, वो सिर्फ प्रधानमंत्री के इस्तीफा देने पर भंग होगी। डिसाइड फॉरेन पॉलिसी, देश में विदेश नीति क्या होगी, क्या कूटनीति होगी, वो सब सारा प्रधानमंत्री के निगरानी में ही डिसीजन होता है। स्पीकर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्पीकर होते हैं वो प्रधानमंत्री साहब भी होते हैं। चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, अब नीति आयोग को समझते हैं। तो पहले देश में 5 ईयर प्लानिंग कमीशन थी, तो उसमें ये 5 साल में सरकार ने को क्या करना है ये सब का जायजा लेती थी कि आने वाले 5 साल में सरकार कहाँ डेवलपमेंट करेगी, कहाँ पैसा खर्च करेगी, किस सेक्टर को बूस्ट करेगी। लेकिन मोदी सरकार से कोई सवाल पूछ लेता है तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, इतना गुस्सा आ जाता है कि मत पूछिए। तो वो हटा दिए 5 ईयर का प्लानिंग कमीशन को और नीति आयोग ले आए उसकी जगह पे। ये आपको कुछ ऐसा नहीं है, इससे अच्छा थी 5 ईयर प्लानिंग कमीशन। सजेस्ट प्रेसिडेंट ऑन फॉलोइंग अपॉइंटमेंट, क्या का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट साहब द्वारा होता है, तो उसमें आपको सलाह प्रधानमंत्री साहब से लेना होगा। अटॉर्नी जनरल, यूपीएससी के चेयरमैन अलॉट किए जाते हैं, फाइनेंस कमीशन, ये सब सारा का अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री की सलाह के बिना नहीं हो सकता। ये सारा का जब भी अपॉइंटमेंट होगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री होगा। एक बात और आप लोग जान लीजिए कि आज देश में अगर सबसे अच्छा प्रधानमंत्री अब तक देखा है देश ने, तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में देखा है। और भारत का भाग्य समझिए कि उसी समय देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री और देश के सबसे अच्छे राष्ट्रपति के रूप में अब्दुल कलाम को हमने देखा था। एक साथ दोनों जोड़ियां देखी थी। तो एक समय की बात है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, जब अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार फोन किया राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब को, उस समय वो राष्ट्रपति नहीं थे, उस समय वो साधारण टीचर थे, तो उन्हें फोन करके बोला, तो फिर उस समय अब्दुल कलाम ने कहा कि अभी मैं बिजी हूँ, सोचिए, बोला कि 10 मिनट बाद बोलिए प्रधानमंत्री को फोन करने के लिए। अभी अगर कोई ऐसे कह दे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री को, तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट बर्बाद कर देंगे, एकदम काट कूट के रद्द कर दिया जाएगा उस इंसान को। और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने शालीनता से 10 मिनट बाद कॉल किया और 10 मिनट बाद अब्दुल कलाम से बात की और उन्हें बोला कि आप भारत के राष्ट्रपति, मैं आपको बनाना चाहता हूं, आप आइए भारत के राष्ट्रपति बनिए। बाद में अब्दुल कलाम ने शुरू में स्वीकार नहीं किया, बाद में इसे स्वीकार किया और देश को मिल गया अब तक का सबसे बेहतरीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम के रूप में। धन्यवाद।